हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको आवर पास्ट क्लास 7 के न्यू किंग एंड किंगडम्स लेसन के बारे में डिटेल से बताऊंगा। बच्चों, मैंने इसका हिंदी मीडियम में मैं इसको पहले करवा चुका हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर भी हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम में करवा चुके हैं। जो बच्चे हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं उनसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल को अपनी क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई वीडियोस लेकर डिटेल में आ सकें। न्यू किंग एंड किंगडम्स, यहाँ पर हम उन राजाओं की बात करेंगे जो 700 टू 1750 के बीच में भारत में जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किया। ऐसे बहुत से राज्य थे और बहुत से राज्य उस समय बने, नए नए राज्यों का विकास हुआ, उनकी स्थितियाँ कैसी थी, यहाँ पर यह हम चर्चा करेंगे। मैनी न्यू डेंसिटीज इमर्ज आफ्टर द 7th सेंचुरी। 7वीं शताब्दी के बाद बहुत से राज्यों का यहाँ पर उदय हुआ था, जिसमें चौहान, राष्ट्रकूट, गुज्जर, प्रतिहार इत्यादि वंश थे। द emergence of the new density. By the 7th century, there were big landlords of various chiefs in different regions of the subcontinent. Exist king often acknowledged them as their subordinate or samanta. जो बड़े राजा थे उसके अधीन सामंत थे। They were expected to bring gift from their king or overlord, be present at their court and provide them with military support. As Samanta gain power and wealth, they declared themselves to be Mahasamanta and so on. Sometimes they assessed their independence from their overlord. जो भी राजा थे उनके अधीन सामंत होते थे। यहाँ पर बताया गया है कि जो सामंत थे वो कई बार वो अपने राजाओं को गिफ्ट देकर प्रसन्न रखते थे और कई बार वो बगावत करके खुद को स्वतंत्र भी घोषित कर लेते थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सामंत किस प्रकार थे। जैसे एक राजा था, उसके अधीन काफ़ी सामंत थे और जो एक सामंत था उसके अधीन राजा सामंत क्यों रखता था? एक बड़े लैंड को वो एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते थे, इसलिए वो राज्य को छोटे छोटे, जैसे आज इंडिया को स्टेट्स में आफ्टर स्टेट उन्होंने डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर रखा है। डिस्ट्रिक्ट के बाद तहसील लेवल है, तहसील के बाद विलेज है। इसी प्रकार पहले भी व्यवस्था थी। उन्होंने, जो राजा था उसने पहले अपने स्टेट्स को में डिवाइड किया, स्टेट्स एक तरह से, स्टेट्स के बाद उसने डिस्ट्रिक्ट्स में जो डिवाइड किया था, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो होते थे उनको एक तरह से सामंत कहा जाता था। स्टेट लेवल पर भी सामंत, महासामंता कहा जाता था। वे अपने राजा को खुश करने के लिए गिफ्ट्स देते थे और जो कर होता था उसका कुछ परसेंटेज, जैसे वो कर एकत्र करते थे, टैक्स बोलते हैं जिसको, उसका 10% वो अपने राजा को देते थे। इसी प्रकार उससे राजा एक बड़ी सेना रख पाता था। कुछ सैनिक सामंतों के अधीन भी रखे जाते थे। यहाँ पर फ्रेंड्स, बच्चों, आप देख रहे हैं एक चित्र है जिसमें नरसिंह भगवान को दिखाया गया है हिरण्याकुश का वध करते हुए। On such instance was that of the Rashtrakoot on the Deccan. Initially, they were subordinate to the Chalukya of Karnataka. In the mid-8th century, Dantidurg, यहाँ पर 8वीं शताब्दी के आसपास, दंतीदुर्ग ए राष्ट्रकूट चीफ और थ्रू ही चालुक्य ओवरलॉर्ड एंड परफॉर्म ए, जो दंतीदुर्ग था उसने अपने राजा से अपने आप को मुक्त कर लिया और हिरण्यगर्भ नाम का अनुष्ठान किया। When their ritual were performed with the help of ब्रह्मा, उसने इसे ब्राह्मणों की सहायता से किया। इट वॉज थ्रू टू लीड द रीबर्थ, इससे ये माना जाता था कि इसने दोबारा जन्म ले लिया है, ऑफ द सेक्रीफाइस एज ए क्षत्रिय, और यह अब एक क्षत्रिय बन गया है। इवन इफ ही वॉज नॉट वन ऑफ बाय बर्थ, जबकि वह जन्म से क्षत्रिय नहीं था। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि हिरण्यगर्भ क्या था। हिरण्यगर्भ एक अनुष्ठान था जो ब्राह्मणों के द्वारा किया जाता था। यदि ब्राह्मण इसको करवाते थे, यदि कोई करवाना चाहे, तो दंतीदुर्ग ने एक अनुष्ठान करवाया हिरण्यगर्भ, और उसके अनुसार वह क्षत्रिय न होते हुए भी इस अनुष्ठान की जरूरत उनको पड़ती थी, जो क्षत्रिय नहीं थे, ब्राह्मण थे, शूद्र थे या वैश्य थे, कि अब यह अनुष्ठान करने के बाद यह क्षत्रिय बन गया है। इन अदर केस, मैन फ्रॉम इंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज द मिलिट्री स्किल टू केव आवर किंगडम। फॉर इंस्टेंस द कडप्पा, म्यूरुशर्म and the Gujra Pratihar Harichandra was Brahman who gave up their traditional profession to take to arms.
इस प्रकार वैसे बहुत से राजा हुए हैं जिन्होंने ऐसे अभियान अनुष्ठान किए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द किंगडम्स, इन्हें जो नए राजा थे इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस प्रकार का था। महाराजा अधिराज, लॉर्ड ऑफ थ्री वर्ल्ड एंड हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ आवर क्लेम, इनमें से कुछ राजाओं ने बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण की। इन ईच ऑफ दी स्टेट रिसोर्स वर ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, दैट इज पीजेंट्स, कैटल कीपर, artisan who was often pursued to complete the surrender part of their produce. Sometime these were claimed as rent due to lord who assets. इन्होंने यहाँ से जो भेड़ बकरी पालने वाले थे, कैटल कीपर, आर्टिशन, सबसे कर एकत्रित किए। 400 टैक्सेस। एक इन द इंस्क्रिप्शन, शिलालेख से पता चलता है, ऑफ द चोला वाज रूल्ड इन तमिलनाडु रेफर टू मोर देन 400 टाइप ऑफ टैक्स। वहाँ पर ना यहाँ पे इससे ये लिखा गया है कि तमिलनाडु में 400 से अधिक टैक्स उस समय में प्रचलित थे। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द किंग द एस्टेब्लिशमेंट, इससे जो थी राजा की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी रहती थी, और जो राजा था उसका सब जो सेनाएं थी वो सब इसी कर के ऊपर डिपेंड थी। दे वर यूज टू फाइट वार्स, वे युद्ध लड़ते थे। विच वर टर्न एक्सपेक्टेड टू लोड ऑफ एक्यूज ऑफ वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ प्लंडर एंड एक्सेस द लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट। वे युद्धों में, मंदिरों पर, किले बनाने में इन पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। द फंक्शंस आर फॉर कलेक्टिंग रिवेन्यू वर जनरली रिक्रूट फ्रॉम द इन्फ्लुएंस फैमिली, ये बड़े बड़े परिवारों से आते थे जो कर एकत्र करते थे। एंड पोजिशन वर ऑफन हेरिडिटरी, दिस वॉज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल। इट इन मैनी केसेस, बहुत से केसेस में क्लोज रिलेटिव ऑफ द किंग हेल्ड दीज पोजिशन, जो कर एकत्रित करने का अधिकार था वो राजा के चाहने वालों को, रिश्तेदारों को था, वो ही कर एकत्र करते थे। प्रशस्ति एंड ग्रांट्स, प्रशस्ति contain details that many not be liability true, but they tell us rule wanted to depict themselves। जो प्रशस्ति थी ये ब्राह्मणों को या सैनिकों को, सोल्जर्स को उनके सम्मान के लिए दी जाती थी कि उन्होंने अच्छे काम किए हैं। किंग ऑफ फंड रिवार्डेड ब्रह्मास बाय ग्रांट ऑफ लैंड, जो ब्राह्मण थे उनको ये ग्रांट के तौर पर दी जाती थी, जैसे उनको कहीं पर लैंड दे दिए गए, ज़मीनें दी गई एग्रीकल्चर के लिए, रहने के लिए। और जो योद्धा थे उनको भी प्रशस्ति पत्र दिए जाते थे। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये अवशेष हैं उस समय के खुदाई में मिले हुए या संभाल कर रखे हुए, जो ताम्र, जो कॉपर के ऊपर डिज़ाइन किए गए हैं ताकि इनको समय आने पर इस्तेमाल किया जा सके। ये राजाओं की तरफ से दिए जाते थे। अनयूजुअल ऑफ द 20th century was a long Sanskrit poem containing of history of king who ruled over Kashmir। यहाँ पर कश्मीर के राजा के बारे में बताया गया है। It was composed by the author named कल्हन। कल्हन के ने एक कविता लिखी है। बच्चों मैं आपको बता दूं, कल्हन कवि थे और उन्होंने राजतरंगिणी की भी रचना की थी। कल्हन के द्वारा रचित काव्य है राजतरंगिणी। ही यूज ए वेराइटी ऑफ सोर्स इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट, आई विटनेस अकाउंट्स एंड अर्ली हिस्टोरियंस। उन्होंने बहुत अच्छी हिस्ट्री को लिखा है और यह हिस्ट्री का एक बहुत ही मुख्य दस्तावेज भी है जो राजतरंगिणी है। वारफेयर ऑफ वेल्थ, युद्ध जो थे वेल्थ के लिए भी लड़े जाते थे। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार राजा महाराजा युद्ध करते थे। कन्नौज को लेकर गंगा वैलीज में रूल बिलोंग्स टू द गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एंड पाल डायनेस्टी फाइट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। वे कन्नौज पर कब्जा करने के लिए हमेशा युद्ध करते थे। इसमें 3 पक्ष हैं, गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल। तो 3 पार्टीज हैं, इसलिए इसको जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ट्रिपल संघर्ष स्ट्रगल का नाम दिया है कि त्रिपक्षीय संघर्ष था। तीनों पक्ष एक दूसरे को हराने में लगे थे। सो व्हेन दे अटैक वन अनदर ऑफ द किंगडम, जो राजा थे वो हमेशा हमला करते थे किस चीज़ पर? उनका टारगेट होता था टेम्पल्स, क्योंकि
उस समय में जो टेम्पल्स थे वो बहुत ही रिचेस्ट थे, बहुत ही वेल्थी थे, वहाँ पर बहुत अच्छा धन था। विच वर सम टाइम एक्सट्रीमली रिच, बहुत ही अमीर थे वो, इसलिए वो मंदिरों को अधिकतर लूटा करते थे। वन ऑफ द बेस्ट नोन एज सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफगानिस्तान, महमूद गजनवी जो सुल्तान था 1997 बच्चों 997 टू 1030 के बीच में इसने भारत पर बहुत से आक्रमण किए, कंट्रोल पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्ट। दिस टारगेट वाज वेल्थी टेम्पल्स, इसका जो निशाना थे मंदिर थे, इंक्लूडिंग दैट ऑफ सोमनाथ, यहाँ पर सोमनाथ मंदिर पर उसने बहुत मोस्टली आक्रमण किया है और वह हर साल भारत पर आक्रमण करता था और यहाँ से जो भी धन संपदा होती थी उसको लूटकर अपने साथ ले जाता था। सुल्तान महमूद also was interested in finding out more about the people he conquered and interested of a scholar named Al-Burani to write an account of the subcontinent। उसने अल बुरेनी नाम का अपना एक राइटर रखा हुआ था जो उसकी हिस्ट्री की डिटेल्स को नोट करता था। ये अरब का था। द अरब वर्क नोन एज किताब उल हिंद, जो अल बुरेनी था उसने किताब उल हिंद की रचना की और उसके अंदर मोहम्मद गजनी की जो सभी हिस्ट्री है उसको भी उसने नोट किया। अदर किंग हु इंगेज्ड इन वारफेयर इंक्लूडिंग द चौहाना, जो चौहानों पर भी उस समय में आक्रमण हुए, लेदर नोन एज चौहाना, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर, जो चौहान थे वो दिल्ली और अजमेर पर शासन करते थे। दे अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन देयर कंट्रोल टू द वेस्ट एंड द ईस्ट, दे वर चालुक्य ऑफ गुजरात एंड गोडवाना ऑफ वेस्ट उत्तर प्रदेश। द बेस्ट चौहान रूलर वाज द पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम पृथ्वीराज चौहान भी कह देते हैं, हु डिफीट द अफगान रूलर सुल्तान महमूद गोरी। पृथ्वीराज चौहान ने सुल्तान महमूद गोरी को 1191 में फर्स्ट टाइम हराया और हराने के बाद जब गोरी ने माफ़ी मांगी तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन जब नेक्स्ट ईयर 1192 ईस्वी में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो उसने उसे नहीं छोड़ा और उसको बंदी बनाकर अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। इसके ऊपर बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, यदि आप इसको नेट पर सर्च करेंगे और आगे हम इसके बारे में एक वीडियो भी बनाएंगे पृथ्वीराज चौहान के ऊपर। फ्रॉम उर्नियार एंड तंजावुर, हाउ डिड द चोला राइज टू पावर, चोला पावर में कैसे आए? ए माइनर chiefly family known as Murtiyar held power to the Kaveri Delta. They were subordinate to the Pallav king Kanchipuram Vijayalya who belongs to the ancient chief. वहाँ पर जो चोला थे वो किस प्रकार से यहाँ पर पावर में आए इसके बारे में बताया गया है कि उन्होंने जो था 9th सेंचुरी में यहाँ पर अपना आधिपत्य पर कंट्रोल स्थापित किया और उसने तंजावर और निशुंभ शूदनी टेम्पल्स बनवाए हैं। द सक्सेस ऑफ द विजयालया कॉन्कीर नाइबर रीजन टू द किंग्स ग्रीव इन साइज एंड पावर। धीरे धीरे मंदिरों के निर्माण से और अन्य प्रोसेस से वह काफ़ी पावरफुल बने। राजा राज कंसीडर्ड द मोस्ट पावरफुल, राजा राज फर्स्ट, जहाँ पे ये लिखा होता है ना बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे ये राजा राज लिखा है ना और इसके साइड में लिखा हुआ है फर्स्ट, आई लिखा हुआ है, तो ये 1 है कि राजा राज नाम का जो प्रथम राजा था उनका, क्योंकि आने वाले अपने बच्चों के नाम भी राजा राज ही रख देते थे कि वो हमारे तरह हैं, स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनेंगे। तो यहाँ पे राजा राज प्रथम की बात कही गई है, राजा राज प्रथम। जहाँ पर पृथ्वीराज 3 लिखा हुआ था ना तो वहाँ पर पृथ्वीराज तृतीय है। इससे पहले भी चौहानों में उनके परिवार में 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, वो तीसरा था। अब यहाँ पर राजा राज प्रथम की बात हुई है। कंसीडर द मोस्ट पावरफुल चोला 985 एंड एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज। इसके बाद राजा राज के बाद इसका बेटा राजेंद्र जो था काफ़ी शक्तिशाली राजा था, राजा राजेंद्र फर्स्ट, जिसने श्रीलंका एंड कंट्री ऑफ द साउथ एशिया, उसने सभी काफ़ी एरियाज पे कब्जा किया और डिवॉल्व द नेवी, उसने नेवी की भी स्थापना की थी, नेवी को भी अपनी आर्मी में पोजीशन दी थी। Splendid temple and Bonoj sculptures. The big temple of the Thanjavur and Gangikondam चोलापुरम, ये चोलापुरम के थे। इन्होंने जो मंदिर बनवाए थे राजा राज और राजेंद्र ने, ये आर्किटेक्चर एंड
मतलब जो कलाकृति के रूप में बहुत ही महान है। आप देख सकते हैं किस प्रकार के मंदिर हैं और इनकी जो कलाकृति है वो ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है, जिसकी कोई भी तुलना नहीं की जा सकती। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल वर नॉट ओनली द पीस ऑफ वर्शिप, they were the hub of economic, social and cultural life. Almost the craft associated with the temple, the making the bronze image with the most distinct chola bronze image are constructed among the finest in the world. वो कांस्य की प्रतिमाएं बनाते थे। आप देख सकते हैं ये प्रतिमा ये चोलों के समय की है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, अब बात कर लेते हैं उन राजाओं की एग्रीकल्चर और इरिगेशन की बात करते हैं। मैनी ऑफ द आर्की अचीवमेंट ऑफ द चोला वर द पोजीशन थ्रू द न्यू डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, उन्होंने एग्रीकल्चर में एक अलग ही उपलब्धि हासिल की। दीज चैनल्स और फ्रो फ्रीक्वेंटली डिपोजिटिंग द फर्टाइल सॉइल टू द बैंक वाटर फ्रॉम द चैनल ऑफ द प्रोवाइड बाय द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर एग्रीकल्चर, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस, उन्होंने चावलों को उगाना शुरू किया। ऑल दो एग्रीकल्चर हैव डिवॉल्व्ड अर्ली इन द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, it was only from the 5th or 6th century that this area was open for the large scale cultivation. उन्होंने जंगलों को काटा और वहां पर एग्रीकल्चर को बहुत बढ़ावा दिया। It many area 2 crops were grew in year, वहां साल में उन्होंने 2 फसलों को उपजों पर ध्यान देना शुरू किया। In many cases it was necessary to water crop artificially, a variety of method was used for irrigations. एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया, सिंचाई पर ध्यान दिया। इन सम एरिया वेल वाज डंग, कुएं खोदे गए। इन अदर प्लेस हंग टैंक एंड कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर। रिमेंबर्स द इरिगेशन दैट इरिगेशन वर्क्स रिक्वायर प्लानिंग, हर चीज़ एक प्लानिंग से की गई। बरसातों के पानी को भी एकत्रित किया गया, हर चीज़ को उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, किस प्रकार का एम्पायर था, एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार की थी। हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज सेटलमेंट ऑफ द पीजेंट नोन एज द उर बिकम prosperous with the spread of irrigation agriculture, group of such village from large unit called nadu, जो ग्रुपों का एक विलेज का ग्रुप था उनको नाडू कहते थे। द विलेज काउंसिल ऑफ द नाडू परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्स, जो नाडू था उनका एक मुखिया था और वह टैक्स को और अन्य चीज़ों को एकत्रित करता था। बच्चों, मैंने पहले ही बताया था कि जो स्ट्रक्चर था राजाओं का वो पहले जैसे ऐसे ही था। पहले उन्होंने अपने राज्य को स्टेट्स में डिवाइड किया, एक छोटे छोटे एरियाज़ में, जिनको वो अलग अलग नाम से बुलाते थे। स्टेट के बाद उन्होंने जिले बनाए, जिनको अपने हिसाब से उन्होंने नाम दिया। यहाँ पर हर राज्य में अलग अलग नाम दिए गए कि उन्होंने अपने जो पार्टीशन डिवाइड किए उनको क्या नाम दिए हैं। हर राजा का अपना अपना प्रोसेस था। वी हैव दी द ब्रह्माज ऑफन रिसीव लैंड ग्रांट फॉर द ब्रह्मदे, एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ ब्रह्म सेटल इमर्ज इन द कावेरी वैली ऑफ द अदर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। जो ब्राह्मणों को जमीन दी जाती थी उसको ब्रह्मदे कहा जाता था। सो ईच ब्रह्मदे वाज लुक्ड आफ्टर बाय द असेंबली ऑफ सभा और प्रमोटेड ब्रह्मा लैंड होल्डर। ब्राह्मणों को काफ़ी ज़मीनें दी जाती थी ताकि वो उनका विकास हो सके और ब्राह्मणों के का काफ़ी महत्व था। हु कुड द मेंबर ऑफ ए सभा उर्नियार इंस्क्रिप्शन लेज, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस दी गई हैं। इंस्क्रिप्शन से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है कि यदि आपको यहाँ पर मेंबर ऑफ सभा बनना है तो क्या क्या आपके पास क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ही शुड बी देयर ओन होम, दे शुड बी बिटवीन 30 to 17 ईयर, दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ वेदा, दे शुड बी द वेल वर्सिड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मैटर एंड होनेस्ट। इस प्रकार कुछ डिटेल उन्होंने रखी चोला ने, ताकि वहाँ पर जो मेंबर बने वो ईमानदार हों और प्रशासनिक कार्यों की उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने ये आपको चैप्टर करवाया है और इसके क्वेश्चन आंसर मैं पहले ही करवा चुका हूँ। यदि आपको इसमें कोई समस्या है, कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। बच्चों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको हर क्लास का अपडेट यहाँ पर समय पर देने की कोशिश करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और बच्चों, इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।